हम ये स्पोर्टिंग डायरेक्टर की क्यों बात कर रहे हैं? मतलब असली में तो प्लेयर्स खेलते हैं ना पिच पे। आप बोलोगे कि यार सक्सेस के पीछे ये कैसे हो सकता है? ये बंदे का ठीक है, ये सारी रोल्स निभा रहा है, ड्यूटी निभा रहा है, ठीक है, तो इससे टीम के जीतने का मतलब ऐसा क्या हो रहा है? प्लेयर्स को आज आप जानते हो, उन सबको मोनाको में इसी बंदे ने आइडेंटिफाई करके हायर करा था। मैं आपको नाम बताता हूँ। बर्नार्डो सिल्वा जो कि सिटी में खेल रहे हैं, फेबिनियो, थॉमस लेमार, बेंजामिन मेंडी, बकायो। पीएसजी बीइंग अ क्लब जो कि रियल मैड्रिड के गैलेक्टिको फॉर्मूले को कॉपी करते थे, भाई चैंपियंस लीग 24-25 में एक ऐसी टीम है जो मेरे अकॉर्डिंग इस टाइम पे सबसे सीरियस कंटेंडर है जीतने के लिए। हो सकता है आप बोलोगे रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, बायर्न, नहीं, दैट टीम्स नेम इज पीएसजी। मतलब इस सीजन की सबसे बड़ी रिडेम्पशन स्टोरी मेरे लिए सिर्फ पीएसजी है। पीएसजी वो टीम है जिसे मैं कुछ साल पहले तक कंसिडर भी नहीं करता था। मतलब फार्मर्स लीग में, फ्रेंच लीग में खेलते थे अपने वहाँ पे यार, आपस में छोटी मोटी टीमों से खेलते रहते थे, 20-25 पॉइंट से जीत जाते थे। बट इस सीजन कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से मुझे मानना पड़ेगा कि हाँ भाई, पीएसजी एक सीरियस कंटेंडर है। और ये सारे चेंजेस एकदम पीएसजी में कैसे हो रहे हैं? मतलब पीएसजी ने एकदम से ये अपना ट्रांजिशन कैसे कर लिया? इसके पीछे सिर्फ एक ही आदमी का हाथ है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसका नाम है लुइस कैंपस। ऑब्वियसली आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। इससे पहले कि आगे बढ़े, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल द फुटबॉल जॉकी, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम विद द सेम नेम। ओके, सो यार 2024-25 यूसीएल जो है वो बिल्कुल फिनाले की तरफ पहुंच रहा है, या फिर अपने एंड की तरफ पहुंच रहा है। क्वार्टर फाइनल्स में हम पहुंच गए हैं। रियल मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल हो गया है, बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमंड हो गया है, पीएसजी वर्सेस एस्टन विला हो गया है, बायर्न वर्सेस इंटर मिलान हो गया है। ठीक है, सारे मैचेस बहुत बढ़िया है। मैं आपसे सिर्फ पीएसजी के लिए बात करना चाहता हूँ कि एकदम से पीएसजी ने मेरे दिमाग में यार बहुत खलबली मचा दी है। कि मतलब यार वो टीम जिसको मैं कुछ कंसिडर भी नहीं करता था, मैं क्या, शायद आप लोग भी एक मजाक के तौर पे लेते होंगे, हाँ ठीक है, पैसा है, फेंकते हैं, रॉयल मर्चेंट टीम, ये वो फलाना ठिकाना, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, मैं भी यही सब सोचता था। बट इस बंदे लुइस कैंपस ने इस टीम की पूरी फिलॉसफी बदल दी है। ऑब्वियसली विद लुइस एनरिके, ऐसा नहीं कि आप एनरिके को वो रिस्पेक्ट नहीं दोगे, वो डिजर्व करता है। इज अ फैंटास्टिक कोच यार। वो जहाँ पे भी उसने कोचिंग करी है वो बहुत ही बढ़िया करी है। मतलब मुझे नहीं लगता किसी के मन में इसके लिए डाउट होना चाहिए, चाहे वो बार्सिलोना में करी हो, चाहे वो पीएसजी में करी हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए उसके लिए। पर लुइस एनरिके से पहले मैं इस आदमी को इस चीज़ के लिए श्रेय देता हूँ, क्योंकि यार आप मतलब पीएसजी का ना माइंडसेट देखो। आप माइंडसेट छोड़ो, पहले पीएसजी के आप परफॉर्मेंस देखो। लिवरपूल वाले मैच में फर्स्ट लेग में 70% पोजीशन एंड ऑलमोस्ट 22-23, आई थिंक 25 शॉट्स ऑन टारगेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो लिवरपूल के अगेंस्ट जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग के टाइटल के बहुत करीब है। मतलब आर्ने स्लॉट की वो लिवरपूल जो डोमिनेट कर रही है, जिसने सिटी, चेल्सी, यूनाइटेड सबकी धज्जियां उड़ा दी प्रीमियर लीग में, उसको इस हद तक डोमिनेट करना, मतलब यार, मतलब ये कुछ तो उस टीम में है। मतलब कोई, मुझे लगता है बायर्न, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड कोई इस तरीके का काम नहीं कर सकती। एंड आप उसको छोड़ दो, उसके बाद इनकी कंसिस्टेंट चैंपियंस लीग परफॉर्मेंस है। 6 विन, 1 ड्रॉ, 3 लॉस, एंड उसके अलावा 15+ का इनका गोल डिफरेंस है। ये दिखाता है कि ये अटैक के साथ साथ डिफेंस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट। और यूरोप में इतनी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट ये सब करना एक वाकई काबिल तारीफ चीज़ है। उसके अलावा अगर आप देखो तो मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इनके चांसेस बढ़ गए हैं? डेम्बेले की परफॉर्मेंस, एक बार्सिलोना का फ्लॉप जिसको सिर्फ एक इंजरीज के ऊपर मजाक बनाते रहते थे कि इसका हॉस्पिटल ही सेकंड होम है, गैरेथ बेल जब इंजर्ड होता था, ये सारे ये वो फलाना टिकाना, एक रिडेम्पशन एकदम से ऐसा। मतलब आप मानो कि 28 गोल 35 मैचों में इन ऑल कॉम्पिटिशन। भाई इतना तो यूरोप के हमारी नॉर्मल टीम्स के प्लेयर्स भी नहीं मार रहे होंगे। तो कुछ तो ऐसा हो रहा है कि मतलब पीएसजी में कुछ तो बढ़िया चल रहा है, ये तो आपको मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं, राइट। डोनारुमा, जो मुझे ऐसा लगने लग गया था कि अपनी शैडो हो गया जब वो इसी मिलान में खेलता था, उसके बाद से उसकी परफॉर्मेंस एकदम से चैंपियंस लीग में पेनल्टी सेव कर दी भाई, क्रूशल पेनल्टी सेव्स। ये सारी चीज़ें एकदम से नहीं होती, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, टीम का माइंडसेट होता है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑब्वियसली अब मैं उसी रीज़न के बारे में बात करता हूँ। तो वो रीज़न, जैसे कि मैंने पहले बताया, लुइस कैंपस। कौन है लुइस कैंपस? लुइस कैंपस है स्पोर्टिंग एडवाइजर एट पीएसजी, ठीक है। ये करते क्या है? इनके कुछ 3-4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप लोग लुइस कैंपस को जानते भी हों, जो काफ़ी मतलब फुटबॉल मॉनिटर करते होंगे या एनालिसिस करते होंगे, उनको लुइस कैंपस के बारे में पता होगा। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। मैं कुछ और नई चीज़ें बताऊंगा शायद जो आपको ना पता हो। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ बी विद मी। तो लुइस कैंपस करते क्या है, यानी कि बीइंग अ स्पोर्टिंग एडवाइजर एट पीएसजी, ये करते क्या है? तो इनका काम है स्क्वाड बिल्डिंग एंड रिक्रूटमेंट, प्लेयर्स को चुनना, उनको हायर करना, किस प्लेयर को रखना है, किस प्लेयर को बेचना है, ये प्लानिंग कोच के साथ करना। ट्रांसफर स्ट्रैटेजीज बनाना, ऑब्वियसली आने वाले 2-3 सीजन हम क्या टारगेट कर रहे होंगे, क्या हमारी उम्मीदें रहेंगी। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट प्लानिंग,
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना, क्लब में क्या करना है आगे, कौन से पोटेंशियल प्लेयर्स को साइन करना चाहिए, ये सब टाइप की चीज़, स्काउटिंग एंड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। आप हर बार 100 मिलियन दे के खर्च नहीं करोगे, आपको इनिशियल प्लेयर को रूट से ही पकड़ना पड़ेगा कि हाँ उस मोहल्ले में एक प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है, राइट। इसके लिए आपको स्काउटिंग करनी पड़ती है, इसके लिए भी लुइस कैंपस इज रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद कंसल्टेटिव एंड कोलैबोरेटिव रोल, यानी कि एफएफपी रूल्स वगैरह की मॉनिटरिंग वगैरह की, हम कहीं वो ब्रेक तो नहीं कर रहे हैं, जो ट्रांसफर स्ट्रैटेजी जो हम बना रहे हैं उसके साथ जो और भी डिपार्टमेंट होते हैं क्लब्स के, सिर्फ एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर नहीं चला रहा है, उसके अलावा सीईओ होता है, कोच होता है, आपकी मार्केटिंग होगी, सबके साथ बैठ के आपको एक कोलैबोरेशन करना पड़ता है। सो ये जो है एक तरीके से हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर पीएसजी। ओके, सो अब अगर आप बात करो कि लुइस कैंपस, अगर मैं लुइस कैंपस की हिस्ट्री की बात करूं तो लुइस कैंपस पीएसजी पे सबसे नफरत भरे इंसान माने जाते थे एक टाइम पे। क्यों माने जाते थे? क्योंकि जिन दो टीमों ने पीएसजी को, जो उनका डोमिनेंस है लीग वन का, जो उनको हराया है, उन दोनों टीम के जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है वो पहले लुइस कैंपस ही रहे हैं। तो मतलब नफरत इन द सेंस कि इस तरीके से देखा जाता था, भाई यही बंदा है जो सबको जितवा रहा है, यही बंदा है कुछ अलग कर रहा है। तो एक होता है ना कि यार, जैसे कि इंडिया के अगर आप उसमें एस्पेक्ट में देखो जियो पॉलिटिक्स में, कि अजीत डोवाल को जो है पाकिस्तानी और ये सब, कि यार यही है जो रॉ को चला रहा है, या फिर ये इस तरीके से टैक्टिक्स बनाता है कि यार हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये इस तरीके की एक फिक्शन फिगर बन गए थे पीएसजी पे कि भाई इसको हटाओ तभी हम जीत पाएंगे। तो आप खुद ही सोचो कि ये मतलब कैंपस का एक ऑरा है। तो पीएसजी बीइंग अ क्लब जो कि रियल मैड्रिड के गैलेक्टिको फॉर्मूले को कॉपी करते थे, कि उन्होंने सारे बड़े बड़े स्टार मेसी, नेमार, एम्बापे, और एक टाइम पे इन्होंने डेविड बेकम, आप एजिकियल लवेजी, आप जो भी प्लेयर सोच सकते हो, ऑब्वियसली थियागो सिल्वा, डेविड लुइस, इन्होंने सोचा हम सारे स्टार प्लेयर्स को भर लेते हैं और जीत जाएंगे। आप अपनी फार्मर लीग जीत सकते हो बट यूरोप नहीं जीत सकते। तो ये बात इनको समझ में नहीं आ रही थी, और ये बात इनको समझाई लुइस कैंपस ने, ठीक है। तो लुइस कैंपस ने ही इनको हराने के लिए, जिन दो टीम्स की मैं बात कर रहा था, लिल एंड उसके अलावा मोनाको, इन दोनों टीम के स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे जिन्होंने तबाही मचा दी थी लीग वन में, और पीएसजी उनसे नहीं जीत पाई थी जब तक ये उनके साथ थे, ठीक है। तो कैंपस ने 2022 में लियोनार्डो, जो इनके पहले स्पोर्टिंग डायरेक्टर होते थे, उनको फाइनली रिप्लेस करा। नसीर अल खिलाफी ने इनको हायर करा। ऑब्वियसली एम्बापे ने उनको ये सजेशन दिया था कि आप प्लीज़ उनको लेके आओ, क्योंकि एम्बापे भी मोनाको से यहाँ पे आया था, तो उसको उनका इन्फ्लुएंस जो है वो पता था। और उसके बाद एम्बापे की ही डिपार्चर, जो फ्री डिपार्चर है, उसमें वैसे कैंपस का ही रोल था, ऐसे र्यूमर्स है, बट ठीक है, वो एक अलग कहानी है। और इनके आते ही, मतलब 2022 में ही आए, 23 में पीएसजी ने एक बहुत ही मैसिव समर ओवरहॉल करा। काफ़ी प्लेयर्स को हटाया, काफ़ी प्लेयर्स को निकाला, मतलब लियोनेल मेसी, नेमार, ये सारे चले गए, इन सबको हटाया। उसके बाद ऑब्वियसली टफ कॉल्स थी, एक इतने बड़े मेसी जैसे नाम को हटाना, नेमार जैसे नाम को हटाना, बट ये बंदा भाई फेमस है इन सब चीज़ों के लिए, ये इसने दोनों प्लेयर्स को हटाया। उसके बाद इन्होंने एटलीस्ट 13 साइनिंग्स करी, जिसमें कि कॉलो मुआनी, गुंसालो रामोस, उगार्टे, लुकास हर्नांडेस एंड डेम्बेले। डेम्बेले इज अ मेन नेम जो इस टाइम पे तबाही मचा रहा है भाई यूरोप में एंड फ्रांस में। तो ये सब इन्हीं का दिमाग था। अगर आप इन सारे प्लेयर्स को देखो, इन सब की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। मतलब कुछ बहुत ऐसे स्टार प्लेयर्स नहीं है, बहुत बेकार प्लेयर्स नहीं है, बट एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है जिसके लिए इन्होंने, मतलब पीएसजी ने ऑलमोस्ट 300 मिलियन इस समर विंडो में खर्च करे, एंड एक प्लानिंग के साथ इन प्लेयर्स को यहाँ पे हायर करा। अब हम कैंपस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, मतलब वाई इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितवा दिया, क्या हो गया फिर? नहीं, एक हिस्ट्री है। कैंपस क्यों एक इतना बड़ा नाम है, वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ उसके बारे में बताता हूँ। तो मोनाको 2013 से 16 में मोनाको के साथ ये रहे, इन्होंने टेक्निकल डायरेक्टर की तरह वहाँ पे ज्वाइन करा। अब आप सोचो, जिन बड़े प्लेयर्स को आज आप जानते हो, उन सबको मोनाको में इसी बंदे ने आइडेंटिफाई करके हायर करा था। मैं आपको नाम बताता हूँ। बर्नार्डो सिल्वा जो कि सिटी में खेल रहे हैं, फेबिनियो, थॉमस लेमार, बेंजामिन मेंडी, बकायोको, जो उस टाइम पे मोनाको की टीम थी भाई, स्टार स्टडेड टीम जो थी, वो सारी की सारी कैंपस ने ढूंढा इन प्लेयर्स को। ये कोई बड़े प्लेयर्स नहीं थे, इनको ढूंढा, एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के हिसाब से इनको हायर करा मोनाको में। दैट वाज द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मोनाको। इसकी वजह से क्या हुआ, मोनाको ने लीग वन टाइटल जीता 16-17 में, एंड यूएफए चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल्स तक भी पहुंचे। और इससे ये हो गया गेमिंग एस्पेक्ट। उसके अलावा पैसों के टर्म्स में, उसमें रेवेन्यू में या प्रॉफिट में क्या हुआ, इन प्लेयर्स को बेचने से मोनाको को ऑलमोस्ट 400 मिलियन यूरोस का प्रॉफिट हुआ। आप सोचो 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-60 यूरोस में आप प्लेयर लेके आए हो, 400 मिलियन में इनको बेच दिया। दिस इज लुइस कैंपस फॉर यू। उसके अलावा उसके बाद ये इन्होंने लिल ज्वाइन करा 2017 एंड 20।
ये उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर बने। यहाँ पे भी इन्होंने विक्टर ओसिमेन, हम जानते हैं कितना बड़ा स्टार है, निकोलस पेपे, ऑब्वियसली उस टाइम पे अच्छा था, अब ठीक है जो भी है, राफेल लियाओ, ऑब्वियसली एसी मिलान के स्टार, इन सब को इन्होंने हायर करा। इससे क्या हुआ, 2020-21 में लिल ने लीग 1 जीता, पीएसजी का जो डोमेस्टिक डोमिनेंस था उसको खत्म कर दिया। एज यूजुअल जस्ट लाइक मोनाको, इन्होंने भी, लिल ने भी 300 मिलियन का प्रॉफिट कमाया इन प्लेयर्स को बेच के। तो आप इस बंदे की इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझ सकते हो। अब शायद आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि यार हम ये स्पोर्टिंग डायरेक्टर की क्यों बात कर रहे हैं, मतलब असली में तो प्लेयर्स खेलते हैं ना पिच पे। आप बोलोगे कि यार सक्सेस के पीछे ये कैसे हो सकता है, ये बंदे का ठीक है, ये सारी रोल्स निभा रहा है, ड्यूटी निभा रहा है, ठीक है, तो इससे टीम के जीतने का मतलब ऐसा क्या हो रहा है। यार देखो, जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर होता है ना, वो एक टीम की नींव होता है। एक जैसे आपका कोच हो गया, वैसे आपके प्लेयर्स हो गए, पर किस टाइप के प्लेयर्स आपको चाहिए, कौन से प्लेयर आपकी क्लब की फिलॉसफी के साथ सूट करेंगे, कौन से प्लेयर का कैरेक्टर कैसा है जो आपके कोच के साथ अलाइन करेगा, कौन से प्लेयर की एबिलिटी ऐसी है कि वो इस तरीके के मैचेस में खेलेगा, यूरोप में उसका माइंडसेट है, ये सारी चीज़ें प्लानिंग करना, कौन सा प्लेयर आपके यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, कौन फिनेंशियली आप अफोर्ड कर सकते हो, किसको आप डेवलप कर सकते हो। आप सोचो इतने सारे डिसीजंस लेना जो शायद डायनेमिक डिसीजन है, पता नहीं शायद आज सही लग रहा है कल नहीं होगा, कितना बड़ा रिस्क फैक्टर है, कितनी सारी प्लानिंग है, वो ये बंदा अकेले करता है, स्पोर्टिंग डायरेक्टर। तो स्पोर्टिंग डायरेक्टर मतलब क्यों इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि मैंने बताया स्ट्रैटेजिक बिल्डिंग, आपकी स्क्वाड बिल्डिंग जो है, मतलब वो ये इंश्योर करेगा कि आपकी जो स्क्वाड है वो बैलेंस्ड रहे, मतलब प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों रहे। ऐसा नहीं कि प्लेयर कम भी रहे, ऐसा नहीं कि प्लेयर ज़्यादा भी हो जाए, तो दोनों चीज़ को बैलेंस करना स्पोर्टिंग डायरेक्टर का काम होता है। जैसे कि लुइस कैंपस ने मोनाको और इसमें जो है अंडर वैल्यूड टैलेंट्स जैसे कि बर्नार्डो सिल्वा, फेबिनियो, इन सबको आइडेंटिफाई करा, वहाँ पे खरीदा, उस टाइम ये डेवलप भी होते रहे और स्क्वाड के नंबर्स भी इन्होंने फिल करके रखे। तो एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की अभी ये डेवलप हो रहे हैं, नेक्स्ट सीजन तक ये आपके स्टार प्लेयर बन जाएंगे। दिस इज व्हाट द स्ट्रैटेजिक स्क्वाड बिल्डिंग इज। उसके बाद क्लब की फिलॉसफी के साथ अलाइनमेंट रखना, राइट, कि अगर आपका जो हेड कोच है, बोर्ड है, आपको उनके साथ मिलके चलना पड़ेगा। आपको तो प्लेयर पसंद है, दैट्स वेरी गुड, आप उस प्लेयर को पसंद कर रहे हो, मतलब आपको लगता है बीइंग अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर यार ये प्लेयर तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे ले लेना चाहिए, दैट्स वेल एंड गुड। बट क्या आपके कोच एंड डायरेक्टर उसके साथ सपोर्ट सिंक में है कि नहीं है, उनको भी ऑनबोर्ड करना इन्हीं का ही काम होता है। उसके अलावा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्वियसली आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एफएफपी रूल्स हैं वो ब्रेक ना हो, आप जितने प्लेयर्स खरीद रहे हो उतने बेच भी रहे हो, आपका रेवेन्यू भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि आप उससे बाहर निकल जाओ। तो आपको इस तरीके से प्लानिंग करनी है कि उन पैसों के अंदर वो प्लेयर यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल होता है इनका। उसके साथ होता है मिनिमाइज रिस्क इन ट्रांसफर। आपने एक प्लेयर एक ऐसा खरीदा, शायद आपने 100 मिलियन देके खरीद लिया और वो इंजर्ड रहने वाला प्लेयर है, जैसे कि नेमार, इसके साथ रिस्क रहता है, बट ऑब्वियसली नेमार के साथ एक फ्लेयर है, उसके साथ एक ऑरा है, तो आप उस पर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, बट बाकी प्लेयर्स पे आप ये रिस्क नहीं ले सकते, आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ की प्लानिंग करना भी कैंपस मतलब स्पोर्टिंग डायरेक्टर जो है उन्हीं का काम होता है। उसके अलावा ऑब्वियसली मार्केट में रिलेशनशिप्स बनाना, किसी और क्लब के साथ आपको प्लेयर को लोन करना है, बाय करना है, तो अगर आपके उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं होंगे तो आप ऑब्वियसली कैसे सर्वाइव करोगे वहाँ पे, मतलब कैसे मार्केट में डील करोगे। तो कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, सब आपके बिजनेस पार्टनर्स वहाँ पे हैं, बट उनके साथ एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप रखना, इट इज़ वॉट लुइस कैंपस और स्पोर्टिंग डायरेक्टर इज ऑल अबाउट, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा हम देखें कि जो कैंपस है ये किस तरीके की वर्क अप्रोच रखता है, कि मतलब क्यों ये फेमस है, क्यों ये टीम्स का जो ऑरा है इसने इस तरीके से चेंज कर दिया, क्यों इसने पीएसजी की पूरी डायनेमिक्स चेंज कर दी। तो इसके पीछे बहुत बड़ा है कि इसकी ट्रांसफर स्ट्रैटेजी, ये मतलब इसकी टीम्स हैं, आप कह सकते हो कि मल्टी डिसिप्लिनरी ग्लोबल टीम्स हैं जो हर जगह जाके जो है ट्रांसफर्स पे नजर रखती हैं, प्लेयर्स की स्काउटिंग करती हैं। एक उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम बना रखा है, ABCDE सिस्टम में हर प्लेयर्स की मार्किंग करके रखती हैं, उनको वहीं पे मार्क करके रखती हैं। और पर्सन स्काउटिंग मतलब पर्सनल स्काउटिंग भी चलती है कि कोशिश करते हैं प्लेयर को जान पाएं, उनका कैरेक्टर जान पाएं, कितना माइंडसेट है लौंडे का, मतलब क्या ये ग्लोबल लेवल पे शायद खेल अच्छा रहा है, बट क्या ये ग्लोबल लेवल पे वो प्रेशर झेल पाएगा, क्या ये PSG जैसे क्लब को शोकेस कर पाएगा यूरोप में। इस डिटेलिंग तक जाना ये लुइस कैंपस की अप्रोच है। उसके अलावा भाई ये टफ डिसीजन लेने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता, ये मैं आपको बता चुका हूं। मेसी एंड नेमार जैसे प्लेयर्स को उसने सीधा बोल दिया निकाल दो, हटा दो भाई, नहीं जरूरत है इनकी यहाँ पे, सीधा टफ डिसीजन, ठीक है। उसके अलावा इसने एक मतलब एक टर्म यूज होती है जो कि बहुत फेमस कही जाती है, लॉफ्ट्स। ये वो प्लेयर्स होते हैं, एक ग्रुप ऑफ प्लेयर होता है जिनको साइडलाइन कर दिया जाता है कि इनकी अपने को जरूरत नहीं है, बेंच पे बैठाओ, विंडो खुलते इनको बेच देना, ठीक है, इनका कोई फ्यूचर नहीं है क्लब पे। यही टफ कॉल्स इसने लिल, मोनाको में भी ली एंड PSG में भी ली, इंक्लूडिंग अगर आपको ध्यान हो किलियन एम्बापे को बीच में बेंच कर दिया गया था जब रियल मैड्रिड के साथ सारे बातचीत चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, तो उस के पीछे भी वो लॉफ्ट वर्ड ही था जो कि कैंपस का ही डिसीजन था कि किलियन एम्बापे खेलेगा नहीं, बाहर बैठेगा, वी हैव टू टीच हिम अ लेसन, ठीक है। तो
नॉर्मल सी इसकी जो पर्सनल फिलॉसफी है दैट इज प्रीटी सिंपल कि आपको ना एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे काम करना है। ये किसी भी क्लब में 2-4 साल से ज़्यादा काम नहीं करता है। ऐसा नहीं कि 10 साल वहाँ पे टिक गया, इसने आपको 2-4 साल दिए। अब जैसे कि इसने कोर बना दी पीएसजी की, शायद एक सीजन और रुकेगा, डन गॉन, कहीं और जाएगा, अपना कहीं और क्लब देखेगा, बिकॉज ही नीड्स न्यू चैलेंज एवरी टाइम। ठीक है, तो ये जो इसकी जो ये पोटेंशियल, मतलब ये पोटेंशियल ही है कि इस सब चीज़ों के साथ साथ ये जो है अपनी ट्रांसफ़र एक एडवाइजरी कमेटी भी चलाता है। मतलब इसका खुद का एक वो है ट्रांसफ़र ग्रुप है जो कि केपीएमजी ऑफ फुटबॉल आप कह सकते हो कि एनालिटिक्स, जितनी भी स्टैट्स किसी प्लेयर्स के रिलेटेड होने चाहिए उनके पास सब टिप्स पे होते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इसी क्लब के लिए, वो अपनी इन्फॉर्मेशन रेडी रखता है कि कहीं भी क्लब में जाने के लिए ज़रूरत पड़ जाए तो मेरे पास हर चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। इसीलिए इसको जाना जाता है एक शार्प इंस्टिंक्ट के लिए। जैसे कि फ्लोरेंटिनो पेरेज, विनीसियस जूनियर चाहिए, मेरे को इंस्टिंक्ट आ रही है ये अच्छा खेलेगा, इसको मैं लेके रहूँगा। ये जो इंस्टिंक्ट होती है ना कि अपने डिसीजन पे भरोसा करना, दिस इज व्हाट कैंपस इज ऑल अबाउट, राइट। तो अगर आप देखो कि इस तरीके के डिसीजंस अगर आपके पास हो, एक इस तरीके का बंदा आपके पास हो जो आपकी माइंडसेट, जो नसीर अल खिलाफी से लड़ जाए, जो आपके हार्ड डिसीजंस लेने में हेल्प करे, जो मेसी नेमार को 2 मिनट में क्लब से बाहर का रास्ता दिखा दे और उसके बाद आपको वैल्यू एडेड प्लेयर्स ला के दे, तो पीएसजी कैसे परफॉर्म नहीं करेगी। डेफिनेटली लुइस एनरिके का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग हिम, बट लुइस एनरिके को वो स्क्वाड देना, उसके साथ वो स्क्वाड बिल्डिंग करना, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स लेके आना, आगे तक की प्लानिंग करना, ये सब लुइस कैंपस का नाम है। तो मेरे अकॉर्डिंग पीएसजी जो कि बहुत ही सीरियस कंटेंडर है, अगर वो जीतते हैं तो होल क्रेडिट गोज टू लुइस कैंपस। तो आपको क्या लगता है सब कुछ जानने के बाद, क्या वाकई लुइस कैंपस जो है वो मेन हीरो है पीएसजी के, या फिर कोई और है आपके अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि नहीं नहीं वो ज्यादा बड़ा रोल अदा कर रहा है? प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एंड फॉलो माई चैनल ऑन यूट्यूब ऑल्सो। थैंक यू।